हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कोनाजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया तथा क्रिया के भेद। तो शुरू करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा होगा वहीं हम उसे ही क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, खेलना, कूदना आदि। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रायः धातु में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। उदाहरण, पढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पढ़ क्या है, ये मूल शब्द है ना, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, धातु। मूल शब्द को हम धातु कहते हैं तथा मूल शब्द में ना प्रत्यय लगा करके हमने पढ़ना शब्द बनाया, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। लिख धातु में हमने ना प्रत्यय को जोड़ा तो लिखना एक क्रिया का निर्माण हुआ। इसी प्रकार नाच धातु में हमने ना प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बनेगा, नाचना। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। सोना, देखिए सो धातु में हमने न प्रत्यय को जोड़ा तो सोना एक क्रिया का निर्माण होगा। अब देख लेते हैं क्रिया के भेद। तो हमारा पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्रेरणार्थक से भी इस बात को याद रख सकते हैं, आपको कोई भी परिभाषा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए प्रेरणार्थक, जहाँ पर कोई किसी को प्रेरणा दे रहा हो, कोई किसी अन्य को प्रेरणा दे रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर कार्य करता है। जैसे सीता परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सीता किसी और से कार्य ना करवाकर स्वयं भोजन बनाया, अर्थात स्वयं कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी प्रकार से जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोकर स्वयं प्रेरक बनकर के खेल दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब देख लेते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को। इस क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राम स्वयं कार्य ना करके श्याम से कार्य करवा रहा है, अर्थात यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी प्रकार जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जोकर स्वयं कार्य ना करके हाथी से कार्य करवा रहा है, अर्थात यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब हम देखेंगे यौगिक क्रिया को। वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हूँ और दोनों क्रियाएं मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हूँ तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना। फिर देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ आ रही है ना, रोना तथा धोना, तो इनको हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात दोनों का प्रयोग हम एक साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आपकी यौगिक क्रिया होगी। इसी प्रकार से चलना, फिरना। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपके दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपकी यौगिक क्रिया होगी। इसी प्रकार से उठना तथा बैठना, ये भी आपकी यौगिक क्रिया के अंतर्गत ही आएंगे। जहाँ पर भी आपकी दो क्रियाएं प्रयोग होंगी वहाँ पर आपकी यौगिक क्रिया होगी। अब देख लेते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हाथ से हथियाना। पर यहाँ पर हाथ आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है और इसमें हमने आना प्रत्यय को जोड़ दिया। हाथ में हमने आना प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बन गया, हथियाना, अर्थात ये कौन सी क्रिया हुई, आपकी नाम धातु क्रिया हुई। इसी प्रकार बात से बतियाना। बात क्या है, आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा में हमने आना प्रत्यय को जोड़ करके बतियाना शब्द का निर्माण किया जो कि एक नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार लालच से ललचाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लालच क्या है, आपका विशेषण है। लालच एक विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता है ना लालची होना, तो यहाँ ये विशेषण के अंतर्गत आएगा और इसी में हमने आना प्रत्यय को जोड़ करके हमने ललचाना नाम धातु क्रिया का में परिवर्तित कर दिया। अब हम देखेंगे सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, फ्रेंड्स जैसा कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म सहित हो, जिसमें क्या हो, कर्म सहित।
कर्म के सहित जो क्रिया होगी उसमें उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, फिर से यहाँ पर कर्म हो या कर्म की संभावना हो, आपकी सकर्मक क्रिया ही होगी। अब देख लेते हैं उदाहरण जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। राम फल खाता है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर राम, ठीक है, राम तो आपका कर्ता हो गया, खाता है अर्थात ये आपका क्या हो गया, खाता है, क्रिया है आपकी। और क्या खाता है, तो आपका फल खाता है। तो फल खाना क्या है, आपका कर्म कहलाएगा यहाँ पर। तो अच्छा फ्रेंड्स, एक और तरीका है, आप क्या या किसको कर करके अगर प्रश्न करेंगे, क्या या किसको करके प्रश्न करेंगे तो आपको अगर उत्तर मिलता है, अगर आप ये लगा करके क्रिया के आगे क्या या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं और आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। और अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए राम फल खाता है, तो आप पूछिए क्या खाता है, तो राम फल खाता है, उत्तर प्राप्त हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, राम किसको खाता है, तो फल को खाता है। आपको दोनों ही प्रकार से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार से गीता गीत गाती है, तो यहाँ पर भी देखिए गीता का आपका हो गया कर्ता, जबकि आपका गाती क्या है, आपकी क्रिया है, और गीत क्या है, ये आपकी कर्म है। तो जहाँ पर भी आपको कर्म मिले वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, आप प्रश्न करिए गीता क्या गाती है, तो गीता गीत गाती है, आपको उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप फिर से प्रश्न करते हैं गीता किसको गाती है, तो अर्थात गीता गीत को गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। आगे देख लेते हैं, मोहन पढ़ता है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ मोहन करता तो है आपका, पढ़ता भी है जो कि क्रिया है। पढ़ता क्या है, क्रिया है, और मोहन क्या है, करता है। जबकि आपका यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर कर्म तो उपस्थित ही नहीं है। पर फ्रेंड्स एक बार सोचिए कि मोहन पढ़ता है, तो मैंने अभी बताया था आपको जहाँ पर कर्म की संभावना हो, तो यहाँ पर आप मोहन पढ़ रहा है ना, तो कोई किताब पुस्तक कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा, कोई उपन्यास पढ़ रहा होगा, कोई कहानी पढ़ रहा होगा, अर्थात वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक की संभावना है, इसलिए यहाँ पर आपकी कर्म की क्या है, संभावना हो रही है। और जहाँ पर भी आपकी संभावना अगर हो रही है ना, तो वहाँ पर भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया वहाँ पर भी आपकी होगी। आगे देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, अ का मतलब होता है नहीं, अ का मीन होता है नहीं, और कर्मक मीन्स कर्म, जिसमें कर्म ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राधा रोती है, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर राधा रोती है, तो आपको यहाँ पर राधा कर्ता मिल गया, और रोती क्या है, कर्म नहीं, आपका यहाँ पर क्रिया होगा, और यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है। अब राधा रोती है तो यहाँ पर कोई कर्म तो आपको दिख ही नहीं रहा, नहीं यहाँ पर कोई कर्म की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था क्या तथा किसको करके प्रश्न करने पर, तो आप यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। क्या रोती है, तो राधा रोती है, आपको कोई राधा तो करता है ना, आपको कोई उत्तर मिला, नहीं मिला। किसको रोती है, तो भी आपको कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार मोहन हंसता है, यहाँ पर भी देखिए आपको मोहन कर्ता मिल रहा है और हंसता है, अर्थात क्रिया मिल रही है। यहाँ पर आपको कोई भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। उसके अलावा अगर आप प्रश्न करेंगे क्या और किसको करके, तब भी आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा। देखिए जैसे क्या हंसता है, तो कुछ आपको उत्तर ही नहीं मिल रहा है। किसको हंसता है, अब मोहन को हंसता है थोड़ी ना हम बोलेंगे, मोहन तो करता है ना हमारा, तो यहाँ पर कोई भी हमें कर्म नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। राहुल चिल्लाता है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स राहुल चिल्लाता है, राहुल चिल्ला रहा है ना, तो यहाँ पर कोई भी कर्म तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना, अर्थात यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा और आप सीख भी रहे होंगे। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पहली वाली क्रिया होगी फ्रेंड्स। जैसे आप उदाहरण से उचित प्रकार से समझ पाएंगे। राम भोजन करके सो गया, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर राम भोजन करके, एक तो ये आपकी क्रिया हो गई, दूसरा सो गया, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं ना। तो पहले जो क्रिया उसने पहले क्या कार्य किया, उसने भोजन किया, पहले उसने क्या किया, भोजन किया, तो ये क्या हुई आपकी पूर्वकालिक
क्रिया होगी। उसने भोजन किया तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और सो जाना द्वितीय क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर आपकी अगर पूर्वकालिक क्रिया पूछी जाती है तो जो पहले क्रिया हो रही होगी, जो पहले कार्य हो रहा होगा, उसे ही कहा जाएगा। अब देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त अर्थात जुड़ना, अर्थात दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होना। दो क्रियाओं के प्रयोग से जब क्रिया कोई बन रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे आप आते जाते रहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आते जाते दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो रही हैं, तो यहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया होगी। ऐसे ही पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो देखिए पढ़ना भी आपकी एक क्रिया है और देना भी आपकी एक क्रिया है, अर्थात यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ में हो रहा है, तो ये भी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से वह फल खाने लगा, तो खाने और लगना दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, अर्थात यहाँ पर भी आपकी कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर भी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। आगे देख लेते हैं समापिका क्रिया। वाक्य में के अंत में प्रयुक्त होने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मेरी बात सुनो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुनना क्या है, क्रिया है, और जो कि वाक्य के अंत में आ रही है, अर्थात यहाँ पर आपकी समापिका क्रिया होगी। और दूसरी बात ये भी है, जहाँ पर समापिका का समाप्त, अर्थात जहाँ पर समाप्त हो रहा होगा सेंटेंस और वहाँ पर क्रिया आ रही होगी, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आपको कोई परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से वो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ये आपकी क्या क्रिया है और वाक्य के अंत में प्रयोग हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, तो समापिका क्रिया होगी। अब देख लेते हैं असमापिका क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में ना होकर वाक्य के मध्य में हो, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ लड़का गिर गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, एक तो दौड़ता हुआ और दूसरा गिर जाना। तो ये जो दौड़ता हुआ है ये आपकी असमापिका क्रिया कहलाएगी, क्योंकि ये पहले आ रही है, वाक्य के मध्य में आ रही है, तो ये असमापिका क्रिया कहलाएगी। जबकि गिर गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये गिर गया क्या है, दूसरी क्रिया जो, तो इसे आप समापिका क्रिया कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य के अंत में आ रही है। इसी प्रकार अलमारी में रखे कपड़े बाहर निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रखे कपड़े बाहर निकालना, तो एक तो निकालना दूसरी क्रिया हो रही है, और जबकि रखे हुए आपकी पहली क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर भी आपकी जो पहले क्रिया अर्थात मध्य में जो क्रिया आ रही है उसे आप क्या कहेंगे, असमापिका क्रिया कहेंगे, जबकि जो अंत में आ रही है उसे हम समापिका क्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।